डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ये है कि नेचुरली तौर पर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हासिल होते हैं। अगेन यहाँ से भी कोई एक आध एमसीक्यू केमिस्ट्री के पोर्शन में आ जाता है और बहुत सिंपल सा एमसीक्यू आता है, लेकिन बात होगा इतना सिंपल होता है कि वो आपको याद नहीं होता। जैसे कि परसेंटेज की हम बात करें तो वो आप याद ही नहीं करते। मैं याद करवाता भी हूँ क्लास के अंदर, नहीं याद होगा तो फिर नहीं कर सकते आप। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं? नंबर 1 कोल, नंबर 2 नेचुरल गैस, नंबर 3 पेट्रोलियम, नंबर 4 प्लांट्स एंड animals. These are the natural resources of organic compound. Coal solid form में मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल गैस की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेट्रोलियम लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा आवाज नहीं है, अगर खा रहे हो तो आवाज नहीं खा। प्लांट्स और एनिमल्स में आपको मोस्टली लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इन तमाम जगहों पर आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वो किस जगह में मिलता है? मिक्सचर की फॉर्म। सेपरेट हुआ कोई एक आगे इंडिविजुअल कंपाउंड नहीं मिलता, सही है। हर जगह पर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सचर की शक्ल में आपको मिलेंगे। मतलब कोल के अंदर कोई एक आध ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और सबका मिक्सचर है। नेचुरल गैस बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर, पेट्रोलियम प्लांट और एनिमल से पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड सब मिक्सचर की फॉर्म। और हमने क्या करना है? इस कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करना है, सेपरेट करना है। नेचुरल गैस से, पेट्रोलियम से, प्लांट से और एनिमल से हमें क्या करना है? हासिल करना है। किसको हासिल करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। कैसे? उनके मिक्सचर से, सही है। क्या मौजूद है इनके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है और हमें उस मिक्सचर में से क्या निकालना है? हमें उस मिक्सचर में से निकालना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं। अब डिस्टिलेशन की अगर बात की जाए तो व्हाट इज डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन है बेटा, और डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? डिस्टिलेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स मिक्सचर। सही है, फिर बोलो भाई। वो वाली खुलती है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स मिक्सचर। मतलब मिक्सचर की शक्ल में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, आपने क्या करना है? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर में से हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन। सॉलिड सब्सटेंस, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है उसमें से चीजों को सेपरेट आउट करना है तो वो कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। So what is destructive distillation? Separation of organic compounds from its solid mixture. Solid organic compound का मिक्सचर है, उसमें से आपको क्या करना है? सेपरेट करना है,
अलग अलग हासिल करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ये जो मेथड है ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और दूसरा कौन सा है, जब आपके पास लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास मौजूद हैं, तो लिक्विड फॉर्म में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर आपको मिलेगा और उसमें से आप कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, तो डिस्टिलेशन को हम क्या कहेंगे, दिस वुड बी कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर अगर सॉलिड फॉर्म में है, उसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप सेपरेट कर रहे हैं, तो जो मेथड है दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और लिक्विड फॉर्म में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है, उसमें से सब्सटेंसेस को आप सेपरेट कर रहे हैं, तो जो मेथड है वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। गैसियस फॉर्म में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको आप कन्वर्ट करेंगे लिक्विड मिक्सचर में कंप्रेशन के जरिए से, और फिर उसके बाद उसको सेपरेट आउट करेंगे। गैसियस मिक्सचर की सेपरेशन हम डायरेक्टली नहीं करते। गैसियस फॉर्म में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसे हम पहले तब्दील करते हैं लिक्विड मिक्सचर में, एंड देन फिर उसके बाद उसकी हम क्या कर देंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे, जिसके बाद उसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट। ठीक है, फिर उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर रिड्यूस कर देंगे, तो वो दोबारा से गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो ये था कौन सा पार्ट हमारा, डिस्टिलेशन वाला पार्ट। अब आ जाते हैं वापस कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, प्लांट्स और एनिमल्स। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और नेचुरली तौर पर मैंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे आपको किस फॉर्म में मिलते हैं, मिक्सचर की फॉर्म में। किस फॉर्म में, मिक्सचर की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोल को, और कोल से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और यहाँ से जो एमसीक्यूज आता है उसको डिस्कस करेंगे। इधर से ये डिस्टिलेशन का पूरा पार्ट, ये सब एमसीक्यूज के लिए अहम है। डायरेक्ट डिस्टिलेशन की डेफिनेशन, सॉलिड के ऊपर की जाने वाली डिस्टिलेशन को क्या कहेंगे, लिक्विड के ऊपर की जाने वाली डिस्टिलेशन को क्या कहेंगे, ये सब चीजें आपसे पूछते हैं। ठीक है, कोल की बात की जाए तो कोल क्या है आपके पास, सॉलिड मिक्सचर है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बंद कर दे, शोर आ रहेगा अभी ज्यादा, आवाज बढ़ाने के लिए शोर आ रहा है। तो कोल क्या है बेटा आपके पास, इट इज बेसिकली अ सॉलिड मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोल के हम क्या करेंगे, कौन सी डिस्टिलेशन, कोल के हम करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से 4 फ्रैक्शंस में आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, कोल गैस, कोल तार, कोक, और लास्ट अमोनिका लिकर। इस कोल गैस के अंदर आपको कौन कौन सी गैसेस मिलती हैं, मतलब कोल गैस की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे तो ये करेंगे कैसे, कि खाली बर्तन लेंगे, उसके अंदर कोल को भर देंगे, टाइटली एयर पैक कर देंगे, और हर तरफ से उससे आग लगा देंगे। जब बर्तन खुलेगा तो नीचे सॉलिड भी मिलेगा, आसपास लिक्विड भी मिलेगा, और खोलेंगे तो धुआं बाहर आएगा, मतलब गैस भी मिलेगी। जो गैस निकलकर बाहर आएगी दिस इज कॉल्ड एज कोल गैस। क्या कहेंगे इसे हम, कोल गैस है। कोल गैस के अंदर कौन कौन से गैसेस मौजूद होती हैं, मीथेन और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही है ना, या नहीं, भूल गया सारा टॉपिक। क्या होता है, ऑफ दिस कोल गैस विच कंसिस्ट ऑफ द मेनली ऑफ द मीथेन एंड हाइड्रोजन दैट इज यूज्ड एज फ्यूल। कहां इस्तेमाल होता है इसका, दैट इज यूज्ड एज फ्यूल। जो आपके पास रॉकेट है, रॉकेट इंजन के अंदर जो फ्यूल यूज होता है वो हाइड्रोजन सेल है, जिसमें हाइड्रोजन गैस यूज होती है। नेक्स्ट कौन सा है आपके पास, कोल तार। व्हाट इज कोल तार, कोल तार इट इज अ मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल तार खुद क्या है, अभी भी जो लिक्विड आपको मिला है ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, मिक्सचर है।
तो coal tar is itself a mixture of organic compound. It is a dark brown colored syrup. वो क्या होता है? प्योर सॉलिड कार्बन जो आपको ऑब्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में, दिस इज कॉल्ड कोक। और अमोनिकल लिकर अमोनिकल सब्सटेंसेस के मिक्सचर को हम कहते हैं। अब ये जो कोल तार है इसके जरिए से हम बताएंगे कि जो कोल हमने लिया था वो अच्छा था या फिर खराब। किस बेसिस पर? किस बेसिस पर बताओ? कितने केजी कोल ले या कोल तार ले जिससे कितने केजी बेंजीन बनेगी? एवरेज होता है ना किसी भी कोल को बताने का। कितने केजी कोल ले या कोल तार ले? क्या ले? 100 केजी कोल ले, कोल तार ले? 100 केजी कोल तार। अगर किसी भी कोल को डिस्ट्रक्टिवली डिस्टिल किया गया और उससे कोल तार बनाए, कोल तार के हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 100 केजी अगर आपने क्या लिया है कोल तार लिया तो उससे आपको क्या मिलेगा? 1 से 2 केजी क्या मिलनी चाहिए आपको? बेंजीन मिलनी चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन है कि 100 केजी कोल तार को फ्रैक्शनली डिस्टिल करने के बाद 1 से 2 केजी बेंजीन मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि वो कोल कैसा है? अच्छा कोल है। सही है। अब कोल के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे मेन चीज आप कार्बन कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं? सबसे पहले होता है वुड। वुड से ज्यादा बेहतर बताओ? पीट। पीट से ज्यादा अच्छा लिग्नाइट। लिग्नाइट से ज्यादा अच्छा बाइटुमिन या बिटुमिन। और उससे ज्यादा अच्छा anthracite. These are the different forms of coal that are present in our markets. एक तो सिंपल लकड़ी है, उसके बाद सबसे बेकार कोयला जो होता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड पीट। सही है। पीट में उससे थोड़ी सी ज्यादा कंसंट्रेशन में कार्बन पाया जाता है और थोड़ा सा कम बाय प्रोडक्ट होता है। जब जमीन में पीट के ऊपर बैक्टीरियल एक्शन और मजीद बढ़ जाता है और साइड सब्सटेंसेस को, साइड प्रोडक्ट्स को बैक्टीरिया खा पी के बराबर कर देता है तो पीट तब्दील हो जाता है लिग्नाइट में। और फिर लिग्नाइट के ऊपर जब बैक्टीरियल एक्शन मजीद हो, फर्दर हो, तो लिग्नाइट के अंदर से जो बेकार चीजें वो खत्म होकर पीछे कार्बन की वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब चीजें बेकार खत्म हो रही है और कार्बन की वैल्यू ओवरऑल देखें तो बढ़ रही है। मतलब जैसे पहले 10 ग्राम कार्बन था लेकिन उसके साथ 500 ग्राम बेकार सब्सटेंसेस थे, तो रेशियो क्या था? 10:500। लेकिन अभी भी 10 ग्राम कार्बन है लेकिन अब जो साइड प्रोडक्ट है वो 100 ग्राम रह गया। फिर उसके बाद 10 ग्राम कार्बन रह जाएगा और साइड प्रोडक्ट आपके पास 10 to 20 ग्राम रह जाएगा। तो आहिस्ते आहिस्ते दूसरे सब्सटेंस के मुकाबले में कार्बन की परसेंटेज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। ये वाली बात समझ आ गई? लिग्नाइट से फिर क्या बनेगा? बिटुमिन। हमने यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन डिस्कस की है वो बिटुमिनस कोल की डिस्कस की है। किसकी डिस्कस की है? बिटुमिनस कोल की डिस्कस की है। एंथ्रासाइट सबसे बेहतरीन कोयला है और सबसे ज्यादा महंगा कोयला है। सही है। हमें आमतौर पर मार्केट में जो ऑब्टेन होने वाला कोयला है जो अच्छे नस्ल का जिसको हम कहते हैं वो बिटुमिन। सही है। तो बिटुमिन इज अ डार्क रेडिश, रेडिश तो नहीं कहेंगे, डार्क ब्लैकिश ब्राउन टाइप आपके पास कोयला है जो मार्केट में आपको मिलता है। तो ये हमने डिस्कस की किसकी? कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एमसीक्यूज आएगा, याद रखना इस चीज को। अगर मैं कह रहा हूं यहां से मैंने 50 केजी कोल तार ले लिया और अगर एक बिटुमिनस कोल एक अच्छा कोल है तो उससे तकरीबन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद आपको बेंजीन कितनी मिलेगी? इसका मतलब 0.5 से लेकर 1 केजी बेंजीन आपको ऑब्टेन होगी। सही है। समझ आ गई बात ये वाली? और अगर 2000 हो जाए तो इसका डबल 2 to 4 kg ऑफ बेंजीन विल बी ऑब्टेन। तो ये किसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो गई? कोल की। कोल के बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? नेचुरल गैस।
कोल के बाद है नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पाकिस्तान में किस नाम से मशहूर है? क्योंकि जिस जगह से हासिल होती है उस जगह का ही नाम क्या है? सुई नाम है, इसीलिए हम उस जगह, और कहाँ पर मौजूद है ये? बलूचिस्तान में। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुई गैस। इसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद है? सबसे ज्यादा इसमें क्या मौजूद है? मीथेन। उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और कार्बन, कुछ किताबों में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी आपको मिलेगी। आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग परसेंटेज याद होनी चाहिए अपने आप के लिए, देख देख के नहीं बताना है। मीथेन की होती है 94.60, तो जब मुझे सुनाने दो, 94.60%, 1.05% इथेन होती है, 0.28% प्रोपेन होती है, 0.17% ब्यूटेन, 3.88% नाइट्रोजन है और 0.02% आपके पास क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से जो एमसीक्यूज के लिहाज से चीजें इंपॉर्टेंट है, वो पहला एमसीक्यू, सबसे ज्यादा अमाउंट में नेचुरल गैस का जो कंपोनेंट है वो कौन है? वो है मीथेन गैस। परसेंटेज ऑफ मीथेन इन अ नेचुरल सुई गैस इज 94.60%। बल्कि इसके अलावा किसी भी की भी आपसे कंपोजिशन पूछी जा सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन क्या है? मीथेन की कंपोजिशन और मीथेन की परसेंटेज। क्योंकि आपके पास सुई गैस या फिर नेचुरल गैस के अंदर कंपोजिशन मीथेन गैस की ज्यादा है, इसलिए हम सुई गैस को मीथेन गैस के भी नाम से मार्केट में खरीद देते हैं। अच्छा, ये जो गैसेस हैं इनमें से किसी की भी कोई खुशबू नहीं है, किसी का भी कोई कलर नहीं है। तो नेचुरल गैस में जो खुशबू आती है आपको, वो दूसरे हम एरोमेटिक सब्सटेंसेस डालते हैं। एरोमेटिक सब्सटेंस का मतलब खुशबू पैदा करने वाले सब्सटेंसेस, जिनकी वजह से उस गैस की महक आपको महसूस होती है। वरना ये गैस कहीं पर भी लीक आउट होगी तो हमें पता नहीं चलेगा और इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डेंजरस। ठीक है, हमें पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई गैस है, हम वहाँ पर माचिस जलाएंगे, 800 रुपए की सिगरेट की डिब्बिया खोलेंगे और वहाँ पर आग लग जाएगी। खैर मैं तो डिब्बिया वाला चक्कर ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। तुम लोगों ने देखा है मेरे पास कभी लाइटर निकला हो या कभी माचिस का डब्बा निकला हो या कभी बदबू आई हो जब मैं क्लास में? ना आई है ना इंशाल्लाह आएगी। सही है। खैर, तो नेचुरल गैसेस की हमने बात की। अच्छा, नेचुरल गैस को एक और एक नाम भी दिया जाता है कि ये कीचड़ और गंदगी इलाकों से हासिल होती है। क्या कहते हैं इसको? मीथेन गैस इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। क्यों कहते हैं मार्श गैस? बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मार्शी प्लेसेस। ये कहां से हासिल होता है? मार्शी प्लेसेस से। क्या है? मैं बार-बार एमसीक्यूज में पास से कर रहा हूं। मीथेन गैस इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस, इट इज आल्सो कॉल्ड सुई गैस, इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस। उसके बाद कौन सा टॉपिक है? कोल हो गया, कोल गैस, कोल तार, कोक हो गया। यहाँ पर आकर के कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया? कोल डिस्कस हो गया, नेचुरल गैस भी हो गया। उसके बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब उसको लातीनी ज़बान में क्या बोलते हैं? और कुछ कहते हैं इसको? क्रूड ऑयल। सिर्फ नाम याद रखना जरूरी नहीं है, किस बेसिस पर ये नाम दिया गया ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? इस एमसीक्यू का आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बड़े-बड़े पत्थर। ठीक है, बड़े-बड़े पत्थरों को जब क्रश आउट किया जाता है तो उनमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप इंडस्ट्रीज में जो लिक्विड हासिल होता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। सही है। पेट्रोलियम का मतलब उसको लातीनी ज़बान में क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। और कुछ कहते हैं इसको? क्रूड ऑयल।
जो पेट्रोलियम इंजीनियर बनता है ना वो अलग अलग तरह के बस पत्थर ही पड़ता है 4 साल तक और कुछ नहीं पड़ता कि कौन सा पत्थर किधर से मिलेगा। बेचारा एक दिन ये सोचता है कि पत्थर सर पे ही मार ले और मौत भी होती है उस बेचारे की पत्थर से। ठीक है, सर पटक पटक के मर जाता है, सोचता होगा किधर आना है। क्रूड ऑयल, हाँ भाई क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? क्रूड ऑयल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ काय का इनऑर्गेनिक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, क्रूड ऑयल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब पेट्रोलियम की क्या करेंगे? पेट्रोलियम की करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा उस डिवाइस का नाम क्या होता है? फ्रैक्शनेटिंग टावर। टावर में लगे होते हैं कॉलम, जिस हर एक कॉलम का टेम्परेचर होता है डिफरेंट और वहां पर जाने के बाद लिक्विड में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे मैच करता है वो वहां से निकलता चला जाता है। तो हर एक पार्ट को कहेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। सही है, चलिए अब इसमें तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इस टावर में मेंटेन होता है और हर कॉलम का टेम्परेचर तकरीबन 10-10 या 20-20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिहाज से फर्क होता है। और उस जगह पर जाने के बाद जिस कंपोनेंट का भी उस जगह के लिहाज से बॉइलिंग पॉइंट मैच करता है वहां पे एवापोरेट होकर वहां से निकल के बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है किसकी? पेट्रोलियम। ठीक है, इसके बाद बच गए कौन? प्लांट्स और एनिमल्स। जी जी बिल्कुल करना है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर जो पूरा कॉलम है, सिर्फ कॉलम ही नहीं, हर कॉलम में 10 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या चीजें आपको मिलेगी, उसमें कितने कार्बन का कंपाउंड होगा, 20 से 40 में कौन सी मिलेंगी, 40 से 60 में कौन सा मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, उसमें कार्बन कितने होंगे, ये आपको पूरा याद करना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ये नेचुरली तौर पर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इनके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे कि अब जाहिर है आप टीचर भी पिघलाकर तो मैं तेल नहीं निकालूंगा, अलबत्ता वो बेचारा चिकन जिसके हवाले से हमने बायो बच्चों को दिया लिखने के लिए, तो उन्होंने लिखा कि मेरा दिल ये पुकारे तू सस्ता हो जा, जो कि सस्ता हो नहीं रहा बल्कि और महंगे से महंगा होता चला जा रहा है। तो उस चिकन की चर्बी को पिघलाकर ऑयल हासिल कर लेते हैं, गाय की चर्बी को पिघलाकर ऑयल हासिल कर लेते हैं, फैट हासिल कर लेते हैं। तो दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर द बायोमोलिक्यूल्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सही है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया? नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अलबत्ता अच्छा प्लांट से क्या हासिल होता है? सनफ्लावर ऑयल जो आप लोग घर पर खाते हैं, सर पर जो आप लगाते हैं सरसों का तेल, पता नहीं मेरी तरह आप हैं अगर लगाते हैं कि नहीं लगाते, मैं तो नहीं लगाता, अलबत्ता शायद आप लोग लगाते हैं। सरसों का तेल खाते जरूर है लेकिन लगाते नहीं। आप लोग लगाते नहीं लगाते कोई गलत कहानी है। सही है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं, कंसर्न नहीं है, बस मैं मोटिवेट आपको जरूर करूँगा, मत करना करूँ। ठीक है, बस ऐसे मेहंदी लगाने से आप भी लगाना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। इसमें से हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, ईच एंड एवरी पॉइंट आर एमसीक्यू। हर एक चीज आपके पास पेपर में आपको घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं आपको नजर आ ही जाएगी। सही है, अब करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? सब सर्टेन डेफिनेशन जो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है, जैसे क्रैकिंग वगैरह।